Hey everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. So, हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं नाउन्स और नाउन्स में अब हमारा बचा है आखिरी टॉपिक जो है नाउन केसेस। अब नाउन केसेस यूजुअली आपको आएगा 6th स्टैंडर्ड में, ठीक है? मतलब 5th स्टैंडर्ड में ICSE में आ जाता है और अगर आप CBSE में भी कुछ जगह की बात करो तो वहाँ पे CBSE में भी 5th स्टैंडर्ड में उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। 6th स्टैंडर्ड में पक्का आ जाता है और 7th स्टैंडर्ड में हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। और ये जो नाउन के जो केस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं जब समझाऊंगी ना तब लगेगा अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो हमें पता है, इतना ईजी है नाउन का केस, ठीक है? लगता है ओ माय गॉड नाम ही ऐसा लगता है, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, एक्यूसेटिव केस, ऐसा लगता है भाई कोई तोप और बंदूक चला रहा है। लेकिन अभी आपके ऊपर फूल बरसने वाले हैं, इतना आसान है, ठीक है? सो पहली चीज़ तो ये मान के चलो कि ये बहुत ईजी और आपको फटाक से आ जाएगा, ये नहीं कि ओ माय गॉड आज मैं नाउन केसेस पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है? सेकेंड चीज़, जब आप नाउन केसेस करोगे मेरे साथ उसके बाद एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी लाइन पढ़ोगे ना कोशिश करना उसमें आइडेंटिफाई करने की कि आप कौन से टाइप के नाउन को पढ़ रहे हो, नाउन का कौन सा केस वहाँ पे है। और एक ही सेंटेंस में नाउन के बहुत सारे केसेस भी आ सकते हैं, वो सब अभी हम समझेंगे, ठीक है? सो आर वी ऑल सेट टू स्टार्ट आवर नाउन केस? यस, सो लेट्स बिगिन. So we are starting with nouns case. Noun cases, the case of a noun tells us about the position of that noun in a sentence. That's it. इतना ही है. किसी भी सेंटेंस में आपका जो नाउन है, ठीक है, आपका नाउन की पोजीशन क्या है? नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, नाउन एक नाउन के बाद आ रहा है, नाउन किसी को बुला रहा है, नाउन को कोई बुला रहा है, इस टाइप के सारी चीज़ों को आपने नाम दे दिया है। लेकिन नाउन केस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 7+ अगर 6th स्टैंडर्ड में हो तो ये मान के चलो इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। और जितने भी लोगों को आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है, नीट करना है, SSC करना है, बैंक PO करना है, UPSC करना है, तो ये तो तुम्हारे लिए जो है ना इसके तो पैर पढ़ ही लेना, मतलब, ठीक है? तो नाउन केस का मतलब होता है कि नाउन किसी सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है वो हमें बताता है नाउन का केस। अब यहाँ पे हम 5 केसेस को पढ़ने वाले हैं। वी आर अबाउट टू स्टडी 5 केसेस। एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसको हम एक्यूजेटिव केस भी बोलते हैं। कब बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डेटिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस, ठीक है? सो ये है NODPV, दैट्स इट। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, डेटिव, पजेसिव एंड वोकेटिव। अभी ये नाम थोड़े अजीब लगेंगे बट आप जब समझ लोगे उसके बाद आपको ये नाम बिल्कुल अजीब नहीं लगेंगे, ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में। अब ये जो नॉमिनेटिव केस होता है ना, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि आपका जो सब्जेक्ट है ना आपका वो नाउन है, दैट्स इट. A noun or pronoun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb. Swati is teaching the class. Subject कौन है? Who is teaching the class? Swati is teaching the class. Swati is the subject. Swati is the nominative case. यहाँ पे Swati nominative case है क्योंकि वो subject है. इतना difficult, समझ में आया या नहीं आया? हम subject पढ़ चुके हैं, हम ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ चुके हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़ चुके हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि मैम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम लोग टाइप्स ऑफ नाउन्स पढ़ रहे थे मैंने पूछा था कि जो मनी है वो कौन सा नाउन है? व्हाट इज द टाइप ऑफ नाउन? मनी। बहुत सारे लोगों ने लिखा है मटीरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन। दैट्स नॉट द केस। मनी जो होता है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे? मैम मनी को तो वी कैन टच, मनी को तो वी कैन सी। नहीं, अगर आपके हाथ में एक 500 रुपीज़ का नोट है या आपके हाथ में एक 20 रुपीज़ का नोट है तो आपके हाथ में एक्चुअली एक पेपर है। उस पेपर को गवर्नमेंट ने एक वैल्यू असाइन करी है, ठीक है? गवर्नमेंट ने उस पेपर को एक वैल्यू दी है, अदरवाइज इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एक पेपर तो कॉन्क्रीट नाउन ही होगा, ठीक है? तो सिमिलरली अगर आप 5 रुपए का कॉइन लेते हो या 10 रुपए का कॉइन लेते हो तो वो क्या है? इट इज़ अ मेटल।
आपके हाथ में एक मेटल है जिसको एक वैल्यू असाइन की गई है कि भाई मैं 10 रुपया हूँ या मैं 5 रुपया हूँ, ठीक है। अब इसको आप समझो और अच्छे तरीके से। पहले 500 रुपीज़ के नोट चलते थे नोटबंदी के पहले। अब अगर वो वाला 500 रुपीज़ का नोट तुम्हें कोई देगा तो उसका कोई भी यूज़ है, वो यूजलेस है ना। तो फिर मनी एक वैल्यू है जो कि आप किसी चीज़ के ऊपर असाइन करते हो, एक पेपर के ऊपर या एक कॉइन के ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए मनी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉन्क्रीट या मटेरियल नाउन नहीं है। तो ये एक डाउट था जो आप लोगों का था। मैंने कहा था मैं नाउन केसेस में एक्सप्लेन करूंगी, सो आई थिंक आप समझ गए हो। कमिंग बैक टू आवर नाउन केसेस, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं नॉमिनेटिव केस। इसका हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मिस्टर राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मिस्टर राम, who is an intelligent boy over here? Mr. Ram is an intelligent boy। मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम मिस्टर राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिस्टर राम जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ये जो नाउन है ये नॉमिनेटिव केस का नाउन है। खत्म, बस। द पेंटर पेंट्स द पोर्ट्रेट्स। जो पेंटर है वो पोर्ट्रेट्स को पेंट करता है। कौन पेंट कर रहा है? पेंटर पेंट कर रहा है। मतलब मेरा सब्जेक्ट कौन है? मेरा सब्जेक्ट है पेंटर। इसका मतलब पेंटर जो है वो एक नॉमिनेटिव केस है। एक और एग्जांपल देखते हैं। I am buying vegetables for my family। I am buying vegetables for my family। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है I, ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्वाति is buying vegetables, स्वाति की जगह अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो फर्स्ट पर्सन में मुझे यूज करना पड़ेगा आई, ठीक है। आई क्या है? एक प्रोनाउन है जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो प्रोनाउंस का ही है। तो आई एम बाइंग, तो यहाँ पे मेरा कौन है? हु इज बाइंग वेजिटेबल्स? आई एम बाइंग। तो आई जो है वो मेरा सब्जेक्ट हो गया। सो आई इज अगेन द नॉमिनेटिव केस। समझ में आया? अगर हम किसी भी सेंटेंस में नाउन की पोजीशन सब्जेक्ट की जगह पे है तो उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नाउन, नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं दीज एग्जाम्पल्स कैरी अनदर टर्म प्रोनाउन विच इज अ वर्ड यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ नाउन। ये मतलब सिर्फ मैंने लिखा है कि जो यहाँ पे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्रोनाउंस होते हैं। और ये जो प्रोनाउंस होते हैं ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। हम उसमें सब डिस्कस करेंगे, प्रोनाउंस, उसके टाइप्स, उनकी पोजीशनिंग क्या होती है और उनमें एडजेक्टिव्स में क्या डिफरेंस होता है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब अगर आपको कभी भी नॉमिनेटिव केस फाइंड करना है तो आप पूछो हु और व्हाट, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था जब हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पढ़ रहे थे। रिमेंबर कि अगर मुझे पता लगाना है सब्जेक्ट कौन है तो मैं क्वेश्चन करूंगी हु इज डूइंग दिस और हु इज डूइंग दैट और व्हाट इज डूइंग दैट और व्हाट इज डूइंग दिस, ठीक है, तब मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। ऑब्जेक्टिव केस मतलब अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। बिफोर आई मूव अहेड मैं एक बार आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता क्या है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ स्वाति met her teacher। स्वाति met her teacher। अगर इस इस लाइन में अगर ये पता लगाना है इस सेंटेंस में कि सब्जेक्ट कौन है तो तुम्हारे सबसे पहले तो देखो तुम्हारा वर्ब क्या है। तुम्हारा वर्ब है मेट, मिलना। कौन सी क्रिया हुई यहाँ पे, कौन सा काम हुआ यहाँ पे कोई किसी से मिला है, ठीक है। तो वर्ब के पहले वर्ब से पूछो हु मेट, स्वाति मेट। सो स्वाति बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। स्वाति becomes the subject of the sentence। किससे मिली स्वाति? Whom did she meet? अब यहाँ पे क्वेश्चन करोगे whom, किससे मिली स्वाति? तो स्वाति met her teacher और teacher so becomes the object। मतलब
आपका सब्जेक्ट किस चीज के ऊपर काम कर रहा है, किस चीज के लिए काम कर रहा है, किस चीज से काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच? गोइंग बैक, यहां पे लिखा है आई मेट योर सिस्टर। मेट है मेरा वर्ब, आई है मेरा सब्जेक्ट और आई मेट whom? I met your sister. So your sister here is the object, और जो noun object की प्लेस में होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे अगर हम देखें I सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। योर सिस्टर, सिस्टर ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है तो वो हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल है यार। अब देखो, द वेंडर्स सेल मैंगोज, वेंडर मतलब बेचने वाले, द वेंडर्स सेल मैंगोज, हु इज सेलिंग मैंगोज? वेंडर, तो ये वेंडर हो गया हमारा सब्जेक्ट। एंड व्हाट आर दे सेलिंग? किसको बेच रहे हैं वो लोग? वो बेच रहे हैं मैंगोज को, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो तुम्हारा जो वेंडर है वो हो गया नॉमिनेटिव केस और जो मैंगोज हो गया वो हो गया ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द ऑब्जेक्टिव पुट whom और what before the verb of and its subject। यही है कि जैसे अगर मुझे पूछना है सब्जेक्ट के बारे में क्या है तो मैं पूछूंगी who is doing it। ठीक है, अगर मुझे पूछना है ऑब्जेक्ट क्या है तो what is the subject doing, और whom is the subject meeting, or whom is the subject talking to, or whom is the subject doing, like you know, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, किसको कर रहा है। मतलब अगर वो एक वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो बेसिकली कर क्या रहे हैं। इफ स्वाति इज मीटिंग होम, इफ स्वाति इज कुकिंग, व्हाट इज स्वाति कुकिंग। तो ये क्वेश्चंस अगर तुम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे एक नई चीज आती है जिसे हम कहते हैं एक्यूजेटिव केस। एक्यूजेटिव केस, इसका मतलब ये होता है अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, अगर आपका इफ इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, मतलब ऑब्जेक्ट तो है लेकिन वो ऑब्जेक्ट किसका है, वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसको समझो, लोड मत लो। देखो, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। व्हाट इज ऑन द टेबल? पहले तो इस क्वेश्चन को आंसर करो। व्हाट इज ऑन द टेबल? द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब इस थॉट को यहाँ पे होल्ड करो। व्हाट इज ऑन द टेबल? द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब ये जो द बुक इज, अब यहाँ पे आ रहा है एक ऑन, जिसे हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कोई चीज किसी की जो पोजीशन बताता है। इन द वाटर, इन टू द हाउस, on the table, you know, above this, below this, इन्हें हम बोलते हैं preposition। तो अब टेबल जो है तुम्हारा, ये है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों? इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द preposition। on what? on the table। यहाँ जब भी एक preposition आ जाता है आप उसको कहते हो एक्यूजेटिव केस। अगर ऑब्जेक्टिव केस लिख के आओगे तो भी वो गलत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम एकदम प्रॉपर आंसर देना चाहेंगे तो ये होगा एक्यूजेटिव केस। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज। दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज। ये मेरी एक पॉलिसी में से है। ठीक है, मेरी पॉलिसीज में से ये एक है। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। कौन है? यहाँ पे बोल रहा है दिस इज। ठीक है, दिस इज, तो ये तो आपका प्रोनाउन है। दिस इज, आप बात कर रहे हो ये है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर, तो मैं बोलूंगी दिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? दिस आ गया आपका प्रोनाउन, मतलब ये है तुम्हारा नॉमिनेटिव केस। यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा वर्ब हो गया। अब ऑफ जो इतना बड़ा दिख रहा है ये है तुम्हारा प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ऑफ माई पॉलिसीज, दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज। तो यहाँ पे आपका जो पॉलिसी है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि ये आपके प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है इसीलिए आप इसे एक्यूजेटिव केस करोगे।
अब ना इसको समझने के लिए अच्छे से हम थोड़े और एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। सो अभी जैसे मान लो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ठीक है। अगर मान लो मैंने बोला द बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, मतलब वो जो है वो जमीन पे बैठी है, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ, कौन बैठा है, हु इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, द बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रही है, वो बैठी है, ये है मेरा वर्ब, वो क्या कर रही है, वो बैठी है। लेकिन वर्ब के बाद मेरे पास आ रहा है एक प्रीपोजिशन ऑन, ठीक है। कहाँ बैठी है, वेयर इज द बर्ड सिटिंग, तो वो बैठी है फ्लोर पे, ठीक है। कहाँ बैठी है, फ्लोर पे। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका एक्यूसेटिव केस, आपका फ्लोर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसके बाद आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट आ रहा है प्रीपोजिशन के बाद, इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्यूसेटिव केस। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस के साथ, वो है डेटिव केस। अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब अगर याद है कि मैंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कराया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वापस जाओ, सेंटेंस का पार्ट 2 में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, सेंटेंस के वीडियो में पार्ट 2 में। वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से काफ़ी देर तक बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हुआ है, तो एक बार उसको देख लो। मैं यहाँ पे एक बार फटाफट रिवाइज करा देती हूँ कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइजेज, ठीक है। इसको मैं लिख लेती हूँ अपनी ब्लैंक स्लाइड पे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। द टीचर गेव स्टूडेंट्स, the teacher gave students few exercises, ठीक है। the teacher gave students few exercises। सबसे पहले तो मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या है, किसने एक्सरसाइजेस दी है, टीचर ने दी है, तो टीचर हो गया मेरा सब्जेक्ट, ठीक है। टीचर ने एक्सरसाइजेस दी हैं तो टीचर हो गया मेरा सब्जेक्ट। अब मुझे बताओ क्या किया है टीचर ने, टीचर ने किया है, दिया है कुछ, तो ये हो गया मेरा वर्ब, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, टीचर ने क्या दिया है। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द टीचर गिव, टीचर गेव एक्सरसाइजेस, टीचर ने क्या दिया है, टीचर ने एक्सरसाइजेस दी है, मतलब ये है मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दिया है टीचर ने, एक्सरसाइजेस दी हैं। अब ये एक्सरसाइजेस टीचर ने दी किसको हैं, क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसे दी है अपने स्टूडेंट्स को, तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस बात को समझो, कभी भी कोई भी सेंटेंस आता है तो पहले अंडरस्टैंड व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर पूछो सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सब्जेक्ट ने बेसिकली जो आपका वर्ब है, जो काम किया है, क्या किया है, तो उसने क्या किया, दी है, क्या दिया उसने, एक्सरसाइज दी है, तो वो हो गई आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किससे दी है वो एक्सरसाइज, उसने दी है स्टूडेंट्स को, तो वो हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने जो दिया पहले मेरे हाथ में, जैसे अगर मेरे हाथ में पेन है और ये पेन मैं दे रही हूं आपको, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में क्या है, पेन, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो आप जिसे मैं दे रही हूं। समझ में आई ये बात। अब हम जाके वापस कुछ अपने सेंटेंसेस को देख लेते हैं। The teacher gave the students few exercises. Student is in the dative case. It is the indirect object of the verb give. तो जो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे आप कहते हो डेटिव केस। जो भी तुम्हारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे कहते हैं हम डेटिव केस। एक और एग्जांपल देखते हैं। गेट हिम अ पेन, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ।
गेट हिम अ पेन। यहाँ तुम्हारे पास सब्जेक्ट नहीं है। गेट हिम अ पेन मतलब जैसे अगर मैं तुमसे बोल रही हूँ कि गेट हिम अ पेन, तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट तुम हो, जो सब्जेक्ट है इसमें साइलेंट मोड पे है, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट को क्या करना है, उसको एक उसको एक पेन लाना है, गेट करना है, ये है तुम्हारा वर्ब, ठीक है। उसको क्या करना है, उसको ये चीज लेके आनी है। और उसको क्या लेके आना है, मतलब सब्जेक्ट को क्या लेके आना है, सब्जेक्ट को लेके आना है एक पेन। सब्जेक्ट को क्या लेके आना है, पेन लेके आना है। तो ये तुम्हारा हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ये पेन किसके लिए लेके आना है, हिम के लिए लेके आना है, किसी के लिए लेके आना है, ठीक है, हिम के लिए लेके आना है। तो ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब ये हिम तुम्हारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसीलिए जो भी तुम्हारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे तुम कहोगे डेटिव केस। जो भी तुम्हारे सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे तुम कहोगे डेटिव केस, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। वोकेटिव केस, ठीक है। वोकेटिव केस क्या होता है? अच्छा एक काम करते हैं, मैं ना कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, ठीक है, उसमें एक बार हम वापस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ लेते हैं ताकि किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रह जाए। अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई मदर gave me chocolates. My mother gave me chocolates. ठीक है? Can you tell me what is the subject of the sentence? सबसे पहले देखो वर्ब। वर्ब है किसी ने किसी को कुछ दिया। अब अगर किसी ने किसी को कुछ दिया है तो ये जो gave है किसने दिया? मदर ने दिया। तो मदर क्या हो गई यहाँ पे? मेरी सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। अब मदर ने क्या दिया? What did the mother give? मदर ने दी चॉकलेट्स, और ये चॉकलेट्स हो गई मेरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये चॉकलेट्स मदर ने किसको दी? मदर ने ये चॉकलेट्स दी मुझे, तो मैं हो गई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब यहां समझते हैं, जो सब्जेक्ट है, ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है उसको आप कहोगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब आपके सब्जेक्ट को, अगर आपका कोई नाउन आपके सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है उसे कहते हो आप नॉमिनेटिव केस। जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है, उसको आप कहते हो ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और जो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आता है उसे हम कहते हैं डेटिव केस। क्या लिखा है मैंने? डेट, अरे वेरी गुड, थैंक गॉड, डेटिव केस। अब समझ में आया? एक बार इस चीज को समझो। माई मदर गेव मी चॉकलेट्स, किसने दिया? मदर ने दिया। मदर नाउन है और सब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। मदर ने क्या दिया? मदर ने दी चॉकलेट्स। चॉकलेट्स जो हैं ये आपकी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसीलिए वो हो गई ऑब्जेक्टिव केस। किसको दी चॉकलेट्स? चॉकलेट्स दी है मुझे, तो मैं क्या हो गई यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये हो गई डेटिव केस, ठीक है। दैट्स इट। ये होता है आपके 3 केसेस। नेक्स्ट केस बहुत सिंपल है, हम एक बार समझ लेते हैं। आई होप ये समझ में आ गया हो। वोकेटिव केस क्या होता है? A noun or a pronoun is said to be in vocative case if it is used to call or to get the attention of a person or persons. अगर आप किसी को बेसिकली बुला रहे हो, जैसे कि Mr. Bill, students are waiting for you. Swati ma'am, students are waiting for you. Okay? या teacher, the students are calling you. Mama, Papa is calling you. और Papa, your parents are calling you. तो जिसको आप बुला रहे हो ना, वो होता है आपका वोकेटिव केस। बहुत ही सिंपल है, बस नाम दिया है, समझो। अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन हो या प्रोनाउन हो, लाइक जैसे यू कम हियर, तो यू क्या हो गया? वोकेटिव केस। अ नाउन और अ प्रोनाउन इज सेड टू बी इन द वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल, या किसी को आप किसी का अटेंशन पाना चाह रहे हो, लाइक अटेंशन एवरीवन, जैसे अगर मैंने बोला एवरीवन,
Attention here. तो everyone is a pronoun and everyone here is a vocative case. Mr. Bill, students are waiting for you in the main hall. तुम किसको बुला रहे हो? Mr. Bill को बुला रहे हो, तो Mr. Bill हो गया तुम्हारा vocative case. You there, stand up. You there, stand up. किसको बुला रही हूँ मैं? You. तो you क्या हो गया तुम्हारा vocative case. Brother, a letter for you. Brother, a letter for you. तो मैं किसको बुला रही हूँ? अपने भाई को बुला रही हूँ, तो भाई हो गया मेरा vocative case. ओके? अब यहाँ पे और एग्जाम्पल है हमारे पास. चेयरमैन, ऑल द लेटर्स आर पोस्टेड 2 days ago. या अगर जैसे मैं अपनी प्रिंसिपल से बात कर रही हूँ या मैं अपने इधर के ऑफिस अदर जितने भी बाकी के ऑफिसर्स हैं उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी ऑफिसर्स, आवर शिप इज रेडी. किसको बुला रही हूँ मैं? ऑफिसर्स को. ये हो गए मेरे वोकेटिव केस. मैं जिसे भी बुला रही हूँ ना, जिसका भी मुझे अटेंशन चाहिए, वो हो जाता है वोकेटिव केस. अब हम बात करेंगे पजेसिव केस की, ठीक है? लेकिन पजेसिव केस की बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मुझे पता है आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई है, मैम बहुत लेंदी वीडियोस मत बनाओ. तो छोटे छोटे वीडियोस समझेंगे, थोड़ा थोड़ा समझेंगे. अब जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा इसमें हम पजेसिव केस, ये हमारा लास्ट केस है, हम पजेसिव केस को समझेंगे और उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है? नहीं, पजेसिव केस कर लें क्या? पजेसिव केस कर लेते हैं, लेकिन पजेसिव केस बहुत बड़ा है, तो ठीक है, हम पजेसिव केस को अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके साथ हम सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, ठीक है? जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं. तो आई एम गोइंग टू सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. ओके, तब तक इसको अच्छे से समझो. डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई भी डाउट है तो सेंटेंस पार्ट 2 के वीडियो में जाओ और वहाँ पे सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, उसको समझो. अगर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स. कमेंट बॉक्स में ना क्वेश्चंस और बाकी अगर आपको समझ में आए, ये हाय हेलो क्या होता है यार, कुछ भी. चलो, एनीवेज, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय.